जो भी हो, अब ये मेरे लिए चैलेंज है और तुम देखना कि लारा इस चैलेंज से किस तरह निमटती है। लारा ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा और उसका फिक्रा सुनकर माइकल का रमा रमा मुसरत से नाच उठा। वो लारा के मुंह से यही अल्फाज सुनना चाहता था। ओके, मैं आ रहा हूँ, माइकल ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर राहदारी में आ गया। उसने महसूस जगह पर पैर से ठोकर मारी तो दीवार बराबर हो गई और माइकल राहदारी क्रॉस करता हुआ वापस पोर्च में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार स्याफामों की महसूस आबादी ब्लैक टाउन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ब्लैक टाउन छोटी छोटी कोठियों पर मुश्तमिल एक बेहद वसी आबादी थी। ये तमाम का तमाम टाउन स्याफामों पर मुश्तमिल था और कोई गोरा दिन के वक्त भी इस टाउन में दाखिल होने से घबराता था। हत्ता कि पुलिस भी इस टाउन में दाखिल होने से हत्तल वसा कतराती थी। यहाँ बेशुमार क्लब, बार और जुए खाने थे। यहाँ हर चीज़ मैसर थी, लेकिन यहाँ सिर्फ वही महफूज था जो ताकत रखता था, क्योंकि यहाँ बात बात पर आदमियों को इस तरह मार दिया जाता था जैसे वो आदमी ना हो, कोई जरर रसा कीड़ा हो। लेकिन इस पूरे ब्लैक टाउन में लारा का सिक्का चलता था, ना सिर्फ इसलिए कि यहाँ लारा का ग्रुप सबसे मजबूत और ताकतवर था, बल्कि इसलिए भी कि ब्लैक टाउन में 80% क्लब, जुएखाने और बार लारा की ज़ाती मलकियत थे। उसके साथ साथ लारा बजाते खुद बेहतरीन निशानाबाज और मार्शल आर्ट की माहिर थी और अच्छे अच्छे गुंडे और बदमाश लारा का नाम सुनते ही गर्दनें झुका दिया करते थे। फितरी तौर पर लारा हद दर्जे मुश्तिल मिजाज, लड़ाका और हद से ज़्यादा हथ चट वाक़या हुई थी। वो मर्दाना लिबास पहनती थी और मर्दों की तरह रहती थी। लारा नौजवान बेवा थी। उसके शोहर का नाम मसन था, जो इस पूरे इलाके का किंग था और ये सब जुएखाने, क्लब और बार उसकी ज़ाती मलकियत थे। लेकिन फिर एक झगड़े में थॉमसन मारा गया। लेकिन उसकी मौत के बाद लारा खुद मैदान में उतरी और उसने ब्लैक क्वीन के नाम से इस ग्रुप की लीडरशिप संभाल ली। और उसके बाद तो जैसे इस ग्रुप पर क़यामत टूट पड़ी। जिनके हाथों थॉमसन मारा गया था, लारा ने उनके घर तक जलाकर राख कर दिए थे। उनके ना सिर्फ बीवी बच्चे बल्कि उनके रिश्तेदार सब उसके हाथों मौत के घाट उतर गए थे। उसने इस हद तक जालमाना अंदाज में थॉमसन की मौत का इंतकाम लिया कि पूरे नाराक में लोग नारा के नाम से दहशत खाने लग गए थे। थॉमसन की मौत के बाद लारा ने शादी ना की थी, लेकिन एक बार माइकल के एक ग्रुप और लारा के एक ग्रुप आपस में टकरा गए। बहुत खौफनाक लड़ाई हुई। दोनों इतराफ की बेशुमार अफराद हलाक हो गए, लेकिन कोई फैसला ना हो पा रहा था। इस वक्त माइकल ने यही मेकअप किया और पाल हेनरी के नाम से बराह रास्त ब्लैक टाउन में घुसकर लारा को उसके घर से अगवा करके ले गया। लेकिन लारा उसके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन शायद कोई इत्तफाक था कि उसने मेकअप किया था। उसकी ये शक्ल लारा को पसंद आ गई और फिर लारा ने उससे दोस्ती कर ली। माइकल ने लारा को यही बताया कि वो नाराक का रहने वाला नहीं है, बल्कि एक्रीमा की एक दूर आफ्तादा रियासत में रहता है और बिजनेस के सिलसिले में नाराक आता है। चनाचे जब भी उसका मूड होता वो पाल का मेकअप करके कई कई दिन लारा के पास रहता था और लारा उसके साथ इस तरह बेतकल्लुफाना अंदाज में रहती थी जैसे वो उसका शोहर थॉमसन हो। लारा ने अपने तौर पर हमेशा यही कोशिश की थी कि माइकल उसके पास मुस्तकिल तौर पर रह जाए, लेकिन जाहिर है माइकल ऐसा ना कर सकता था। उसके बिला मुबालिगा सैकड़ों रूप थे और उसे इस बात में लुत्फ महसूस होता था कि हर मेकअप में उसकी अलहदा शख्सियत है और अलहदा ग्रुप है, इसलिए वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रूप धारता रहता था। उसे 100% यकीन था कि जब लारा का ग्रुप हरकत में आया तो बिलगारमी और पाकिस्तानी दोनों ग्रुप चाहे पाताल में क्यों ना घुस जाएं, वो उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मादाम लिजा चूंकि उन दोनों ग्रुप से मिल चुकी थी, इसलिए उससे उन सब के मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकती थी। इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था कि कल का दिन उन दोनों ग्रुप्स की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो वापस मुड़ने ही लगा था कि अचानक उसे एक ख्याल आ गया और उसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, हार्ट्स बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ हार्ट्स। बाचान की राका पोशी पहाड़ियों में हमारे आदमी काम कर रहे हैं। उन्हें पूरी तवक्का है कि वहाँ से कदीम खजाना मिल जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए लारा के पास जा रहा हूँ। पाल हेनरी के मेकअप में अगर इस दौरान खजाना मिलने की इत्तला आ जाए तो तुमने फौरी तौर पर मुझसे वहीं राब्ता कायम करना है। समझ गए हो ना? माइकल ने तेज़ लहजे में पूछा। बिल्कुल समझ गया हूँ, फिक्र मत करो, जैसे ही खजाना मिला मैं राब्ता कर लूँगा, दूसरी तरफ से कहा गया और माइकल ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक दोनों नाराक के एक होटल में बैठे दोपहर का खाना खाने में मसरूफ़ थे। माइकल की तलाश में उन्होंने मार्गरेट के बताए हुए सारे अड्डे छान मारे थे, लेकिन उसका किसी तरह भी पता ना चल रहा था। ये माइकल तो गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गया है मेजर, कैप्टन तौफीक ने कहा तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। सिर्फ सींग ही नहीं बल्कि सालम गधा ही गायब है, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन तौफीक भी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। नाराज तो इंसानों का जंगल है, अब आपका क्या प्रोग्राम है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद कैप्टन तौफीक ने पूछा।
मेरा ख्याल है अब हमें अली इमरान की तलाश करके उसकी निगरानी करनी चाहिए, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक भी एहतियात उछल पड़ा। अली इमरान? तो क्या वो भी यहाँ मौजूद है? कैप्टन तौफीक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, और वो भी माइकल की तलाश में होगा, और वो ऐसा आदमी है कि मुझे यकीन है कि वो हर हालत में उसे तलाश कर लेगा। मेजर प्रमोद ने काफ़ी का कप उठाकर मुंह से लगाते हुए कहा। आपको कैसे मालूम हो गया? हालांकि मैं मुस्तकिल आपके साथ हूँ, तौफीक ने हैरान होते हुए कहा। मैंने मादाम लिज़ा को फ़ोन किया था। मेरा ख्याल था कि शायद माइकल वहाँ मौजूद हो, लेकिन माइकल तो वहाँ नहीं। अलबत्ता मादाम लिज़ा से ये इत्तला मिल गई कि हमारे बाद इमरान अपने 2 साथियों, जिनमें से एक स्विस लड़की है, उसके पास आया था, और वो भी गेलार्ड की तलाश में था, लेकिन उसने माइकल में हद दर्जा दिलचस्पी ली थी। मेजर प्रमोद ने जवाब दिया, और कैप्टन तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अचानक उन्हें एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। एक अधेड़ उम्र स्याफाम औरत जिसने हाना बदोशों जैसा लिबास पहना हुआ था, उनकी मेज से करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। तशरीफ़ रखें, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, उस औरत ने कहा और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गई। आप दोनों साहिबान किसकी तलाश की बातें कर रहे थे? इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम सोक्स है और मैं ऐसा इल्म जानती हूँ जिससे आपका मतलब पूरा हो सकता है। औरत ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आपकी फ़ीस कितनी है? मेजर प्रमोद ने तंजिया लहजे में कहा। फ़ीस का मामला आपकी ज़ाती स्वाबदीद पर है, जो चाहे दे दे, सोक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप कौन सा इल्म जानती हैं? नजूम, पमिस्ट्री, कौन सा इल्म? मेजर प्रमोद का लहजा बता रहा था कि वो उस औरत का मजाक उड़ा रहा है। इनमें से कोई इल्म भी मुझे नहीं आता। मैं ब्लैक जूम जानती हूँ, अफ्रीका का वो इल्म जिसके सामने तमाम अलूम हीच हैं। सोक्स ने इसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ब्लैक जूम, ये कौन सा इल्म है? मेजर प्रमोद ने कदरे उकताए हुए लहजे में कहा। आपका मकसद फल खाना होगा, वो खाइए। इस बात को छोड़िए कि ये फल जिस दरख्त पर लगता है उसके पत्ते किस शक्ल के होते हैं। इस बार सोक्स ने कदरे उसीले लहजे में कहा तो मेजर प्रमोद बेएहतियात हंस पड़ा। मोहतरमा सोक्स साहिबा, आप तशरीफ़ ले जाइए, हमें आपसे कुछ नहीं पूछना, और शायद हम आपको शक्ल से अहमक लग रहे हों, लेकिन हम अहमक नहीं। इस बार मेजर प्रमोद का लहजा सर्द था। आपको माइकल नाम के एक आदमी की तलाश है? सोक्स ने कहा। हाँ, आपने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी, मेजर प्रमोद ने मुंह बनाते हुए कहा। आपने ये बात तो नहीं की कि ये माइकल ही गेलार्ड भी है और मारियो भी? सोक्स ने कहा तो मेजर प्रमोद बेएहतियात चौंक पड़ा। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक उभर आई थी। यकीनन हमने ये बात नहीं की, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया, और इस बार उसका लहजा नर्म था और सोक्स बेएहतियात मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने का अंदाज ऐसा था जैसे शिकारी फंदे में फंसते हुए शिकार को देखकर इत्मीनान और मुसरत के मिले जुले अंदाज में मुस्कुराता है। और यकीनन आपने ये बात पसंद की होगी कि ये आपको पाकिस्तान के अली इमरान की तलाश है, और ये भी आपने ना कहा होगा कि आप दोनों एक्रीमी नहीं बल्कि बिलगारनवी हैं, और आपका नाम मेजर प्रमोद और आपका नाम कैप्टन तौफीक है। सोक्स ने तेज़ी से इंकशाफात करने शुरू कर दी और मेजर प्रमोद और तौफीक दोनों हैरत से इस हबशी। कमाल है तुम्हारा ब्लैक जूम इल्म तो वाकई बड़ा कारामद इल्म है, मेजर प्रमोद ने हैरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ $1000 फीस लूँगी और तुम्हें माइकल तक पहुंचा दूंगी। बोलो मंजूर है या उठकर चली जाऊं? सोक्स ने बड़े पुरस्कार से लहजे में कहा, और मेजर प्रमोद ने जेब से भारी मालियत के 2 नोट निकाल कर उसने सोक्स के हाथ पर रख दिए। सिर्फ जगह बता दो, बाकी काम हम कर लेंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। सोक्स ने मुस्कुराते हुए दोनों नोट अपने कबानुमा लिबास के अंदर मौजूद किसी जेब में डाले, और फिर उसने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। जहाँ एक ऐसा इलाका है, ब्लैक टाउन, स्याह फामों का इलाका है, जुराइम का गढ़ है। इसमें एक बार है, सोजा बीन बार उसका मालिक है। चेरी ब्लैक टाउन का बहुत बड़ा गुंडा है। माइकल इस चेरी की पनाह में है, तुम्हें चेरी से उसका पता आसानी से मिल सकता है। सोक्स ने इंकशाफात करते हुए कहा। क्या तुम हमें उस होटल से बाहर किसी जगह मुलाकात का वक्त दे सकती हो? हम तुम्हें मुँह मांगा मुआवजा देंगे। मैं दरअसल पूरी तफसील से बात करना चाहता हूँ, मेजर प्रमोद ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इस होटल के किसी कमरे में बात हो सकती है, जहाँ स्पेशल रूम्स हैं, किराया डबल होता है। सोक्स ने कहा। ठीक है, आओ, ये किराया और मुआवजा की फिक्र मत करो, मेजर प्रमोद ने कुर्सी से उठते हुए कहा। और मेजर प्रमोद के उठते ही सोक्स और तौफीक दोनों उठ खड़े हुए। मेजर प्रमोद तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसने बिल की अदायगी के साथ साथ एक स्पेशल रूम भी बुक करने का कह दिया। कितने आदमियों के लिए चाहिए और कितने वक्त यादगानों के लिए? काउंटर मैन ने कारोबारी अंदाज में पूछा। सिर्फ 2 घंटों के लिए, हमने सिर्फ बातचीत करनी है, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। स्पेशल रूम इसके लिए बेहद मुनासिब रहेगा, साउंड प्रूफ कमरे हैं, $500 दे दें, काउंटर मैन ने कहा। तो मेजर प्रमोद ने सर हिलाते हुए उसे अदायगी भी कर दी और साथ ही भारी टिप भी दे दी। शुक्रिया सर, ये लीजिए चाबी, मैंने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कमरा दे दिया है आपको, काउंटर मैन ने खुश होते हुए कहा। और साथ ही उसने काउंटर के नीचे से चाबी, जिसके साथ कमरे के नंबर का टोकन मौजूद था, निकाल कर मेजर प्रमोद की ओर बढ़ा दिया। शुक्रिया,
दाएं तरफ राहदारी में चले जाएं, काउंटरमैन ने कहा और मेजर प्रमोद सर हिलाता हुआ उस राहदारी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वाकई एक साउंड प्रूफ बड़े से कमरे में मौजूद थे जिसे वाकई इंतहाई खूबसूरत और नफीस अंदाज में सजाया गया था। आओ बैठो सॉक्स, और तौफीक तुम ये दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दो, मेजर प्रमोद ने कमरे में दाखिल होते ही कहा और सॉक्स मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई जबकि मेजर प्रमोद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हाँ अब बताओ सॉक्स कि तुम्हारा ताल्लुक किस ग्रुप से है, मेजर प्रमोद ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। तो सॉक्स बेइख्तियार चौंक पड़ी। मैं तो हाना बदोश हूँ, मेरा किसी ग्रुप से क्या ताल्लुक हो सकता है, सॉक्स ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई उछलकर कुर्सी समेत फर्श पर जा गिरी। मेजर प्रमोद का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से पड़ा था और फिर अभी नीचे गिरकर वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि मेजर प्रमोद ने जो थप्पड़ मारते ही उछलकर खड़ा हो गया था। लात घुमाई और सॉक्स के हलक से एक और कर्बनाक चीख निकली और वो फर्श पर बुरी तरह तड़पने के बाद साकत हो गई। उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाओ और कोई पर्दा उतार कर उसे उसकी मदद से अच्छी तरह कुर्सी से बांध दो, मेजर प्रमोद ने तौफीक से कहा। और तौफीक ने जल्दी से आगे बढ़कर फर्श पर पड़ी हुई बेहोश सॉक्स को उठाकर सोफे पर डाला और खुद एक तरफ मौजूद दरवाजे का पर्दा उतारने के लिए बढ़ गया। मेजर प्रमोद ने झुककर सॉक्स के लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद वो उसकी कुबानुमा लिबास के खुफिया जेब में एक छोटा सा लेकिन इंतहाई खतरनाक पिस्तौल और उसके साथ ही एक कार्ड बरामद कर लेने में कामयाब हो गया। कार्ड पर किसी स्याह फाम औरत की तस्वीर थी जिसके सर पर खूबसूरत परों का ताज सा बना हुआ था और उसके नीचे ब्लैक क्वीन के अल्फाज दर्ज थे और उनसे नीचे SS 101 के हरूफ और हिंट से लिखे हुए थे। मेजर प्रमोद कुर्सी पर बैठकर गौर से कार्ड को देखता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर कार्ड और पिस्तौल को एक तरफ मेज पर रख दिया। इस दौरान तौफीक पर पर्दा उतार कर बेहोश सॉक्स को किसी कुर्सी से बांधने में मसरूफ हो गया। अब उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसे होश में ले आओ, मेजर प्रमोद ने कहा और तौफीक ने सॉक्स के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सॉक्स कराहती हुई होश में आ गई तो तौफीक पीछे हट गया। सॉक्स का चेहरा थप्पड़ों की शिद्दत से नीला पड़ गया था। उसकी आंखों में गहरी सुर्खी उठकर आई थी। तुमने क्या समझ रखा था कि मैं इतना अहमक हूँ कि तुम्हारे इस ब्लैक जूम के चक्कर में आ जाऊँगा, मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में कहा। तुम ज्यादती कर रहे हो मेजर प्रमोद, अब भी वक्त है कि मुझे छोड़ दो, वरना अगर मैंने बद्दुआ दी तो तुम पर देवताओं का कहर नाजिल हो जाएगा, सॉक्स ने होंठ बींचते हुए गुसीले लहजे में कहा। तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार हंस पड़ा। हम मुसलमान हैं सॉक्स, और मुसलमानों का तुम्हारे ये देवी देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जिस कदर जी चाहे अपने देवताओं को बुला लो, लेकिन तुम्हें अब बताना होगा कि तुम्हारा ताल्लुक किस ग्रुप से है और तुमने हमें कैसे पहचान लिया, और तुम हमें वहाँ ब्लैक टाउन में चेरी के पास क्यों भेजना चाहती थी, मेजर प्रमोद ने होश के लहजे में कहा। मैंने वाकई गलती की है कि तुम्हें मोटी आसामी समझकर तुम पर राज आश्कार कर दिए। मैं वाकई हाना बदोश हूँ और मेरे पास ब्लैक जोम इल्म है जो सब कुछ बता देता है। मैं सच कह रही हूँ, सॉक्स ने कहा। कैप्टन तौफीक, जेब से हंजर निकालो और जिस कदर जख्म जी चाहे इसके जिस्म पर डाल दो। उधर मेज़ पर नमकदानी भी मौजूद है, तमाम नमक उसके जख्मों पर छिड़क दो, मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में कहा। यस मेजर, तौफीक ने उसी तरह सर्द मेहराना लहजे में कहा और इसी मेज़ की तरफ बढ़ गया जिस पर होटल की तरफ से नमकदानी और ऐसी ही दूसरी मसाले की शीशियाँ पड़ी हुई थी। मैं सच कह रही हूँ, तुम यकीन करो, सॉक्स ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन मेजर प्रमोद ने उसकी किसी बात का कोई जवाब न दिया, बल्कि उसी तरह सर्द और बेमोहर नज़रों से उसे देखता रहा। अब तैयार हो जाओ सॉक्स, तौफीक ने नमकदानी को एक हाथ में पकड़ते हुए कहा। उसके दूसरे हाथ में तेज धार हंजर था और दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से हंजर का आधे से ज़्यादा फल सॉक्स के बाजू में उतार दिया और सॉक्स के हलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली और बंदे होने के बावजूद उसका जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। तौफीक ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खून आलूद हंजर मेज़ पर रखा और नमकदानी उठाकर उसका ढक्कन खोलने लगा। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मैं बताती हूँ, नमक मत छिड़को, मैं मर जाऊंगी, रुक जाओ, सॉक्स ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ उसकी गर्दन ढलक गई। उसका लिबास फाड़कर जख्म पर बांध दो, वरना ज़्यादा खून निकल जाने से ये मर भी सकती है। कुदरत ने खुद ही उसे हमसे ला टकराया है, मेजर प्रमोद ने कहा। और तौफीक ने नमकदानी वापस मेज़ पर रखी और मेजर प्रमोद के हुक्म की तामील में मसरूफ़ हो गया। आपको कैसे इस पर शक हुआ था? मैं तो वाकई इसके इल्म से मरूब हो गया था, तौफीक ने पट्टी बांधते हुए कहा। तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार हंस पड़ा। ये अभी अपने काम में कच्ची है। मैं जानता हूँ कि ब्लैक जूम वाकई एक पुरस्कार अफ्रीकी इल्म है, लेकिन ब्लैक जूम ऐसा इल्म नहीं कि इस तरह बैठे बैठे सब कुछ उससे पता लग जाए। इस इल्म में बाकायदा दरख्तों के पत्तों से फालसी निकाली जाती है और फिर कुछ बताया जाता है। उसने किसी से ब्लैक जूम के बारे में सिर्फ सुन रखा है, उसे खुद भी मालूम नहीं कि ब्लैक जूम का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इसलिए मुझे यकीन था कि इस औरत का ताल्लुक किसी हाफ ग्रुप से है
और ये सिर्फ इसीलिए हमसे टकराई है कि हमें किसी तरह ब्लैक टाउन में उस चेरी तक भिजवा सके। मेजर प्रमोद ने कहा और तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया और फिर बैंडेज मुकम्मल करने के बाद वो मिलहका बाथरूम की तरफ चला गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में प्लास्टिक का जग था जो पानी से भरा हुआ था। उसने कुछ पानी उस जख्म पर डाला और कुछ सोक्स के मुंह खोलकर उसके हलक में उतार दिया और थोड़ी देर बाद सोक्स कराहती हुई होश में आ गई। मुझे मत मारो मत मारो, सोक्स ने होश में आते ही इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। सब कुछ सच सच बता दो सोक्स, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा और ना तुम्हें मजीद कुछ कहा जाएगा, वरना। मेजर प्रमोद ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मेरा ताल्लुक ब्लैक क्वीन के स्पेशल सर्चिंग ग्रुप से है। हमारे ग्रुप को हुक्म मिला था कि हमने 2 ग्रुप्स को तलाश करना है। एक बेलगानवी ग्रुप है जो 2 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक का नाम मेजर प्रमोद है और दूसरा पाकिस्तानी ग्रुप है जो 3 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक ग्रुप 1 औरत और 2 मर्द पर मुश्तमिल है। उस ग्रुप का लीडर अली इमरान है। हमारा ग्रुप चूँकि बराह रास्त ब्लैक क्वीन से मुतालिक है, इसलिए उसने हमें खुद हिदायत दी थी। इसलिए कहा कि जैसे ही उनमें से कोई ग्रुप सामने आए तो हमने उन्हें ये कहकर ब्लैक टाउन में चेरी के पास भिजवाना है कि कोई माइकल वहाँ मौजूद है, और उसके बाद हमने उस चेरी को पूरी तफसील बता देनी है। मेस होटल में तुम्हारी मेज़ के पास से गुजर रही थी कि तुमने बिल्गारनवी ज़बान में आपस में बात की तो मैं चौंक पड़ी। मेरा एक दोस्त काफ़ी अरसा बिल्गारनिया में रह चुका है और वो भी कभी कभार ऐसे ही ज़ुबान बोलता था। उससे मैं समझ गई कि तुम ही बिल्गारनवी ग्रुप हो और फिर तुम जिस अंदाज में बात कर रहे थे उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम ही लीडर हो सकते हो और लीडर का नाम मेजर प्रमोद बताया गया था। बस ये है सारी बात, सोक्स ने जवाब देते हुए कहा। क्या गिलाड और मारियो वाली बात भी तुम्हें उस ब्लैक क्वीन ने ही बताई थी? मेजर प्रमोद ने पूछा। हाँ, उसी ने हमें बताया था कि दोनों ग्रुप्स को गिलाड और मारियो के साथ साथ माइकल नामी आदमी की तलाश है। सोक्स ने जवाब देते हुए कहा। तुमने चेरी को क्या इत्तला देनी थी? मेजर प्रमोद ने पूछा। मैंने उसे तुम्हारे हुलिये और लिबास की तफसीलात बतानी थी और बस, बाकी काम उसके आदमी खुद कर लेते, सोक्स ने जवाब दिया। ये ब्लैक क्वीन कौन है और कहाँ रहती है? मेजर प्रमोद ने पूछा। ब्लैक क्वीन का असल नाम लारा है, इंतहाई खौफनाक औरत है, ब्लैक टाउन की मलिका है, इसलिए उसे ब्लैक क्वीन कहते हैं। इंतहाई जालिम और सफ़ाक औरत है और ब्लैक टाउन का बड़े से बड़ा गुंडा भी उसका नाम सुनकर दहशत ज़दा हो जाता है, सोक्स ने जवाब दिया। अब वो बड़े सीधे तरीके से मेजर प्रमोद के सब सवालों के जवाब दे रही थी। उसका हुलिया बताओ, मेजर प्रमोद ने पूछा और सोक्स ने जो हुलिया बताया वो बिल्कुल वही था जो उसकी जेब से निकाले गए कार्ड पर छिपी हुई तस्वीर का था। ये लारा कहाँ मिल सकेगी? मेजर प्रमोद ने पूछा। उसका कोई ठिकाना नहीं। वैसे ब्लैक टाउन में उसका बहुत बड़ा महलनुमा मकान है, लेकिन वो इंतहाई मोहतात औरत है। अलबत्ता मुझे यकीन है कि चेरी उसकी रिहाइश गाह से वाकिफ़ होगा, वो उसका खास आदमी है, सोक्स ने जवाब देते हुए कहा। तुमने कहा कि तुम्हें लारा ने खुद हिदायत दी थी और तुम्हारे ग्रुप का बराह रास्त ताल्लुक भी उसी से है। ऐसी सूरत में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ है, मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में पूछा। हमारे ग्रुप का इंचार्ज भी चेरी है, उसके क्लब के नीचे एक बड़े तहखाने में ब्लैक क्वीन ने हमें हिदायत दी थी, सोक्स ने कहा और मेजर प्रमोद बेएहतियात मुस्कुरा दिया। मतलब ये कि तुम हर कीमत पर हमें उस चेरी के पास भेजना चाहती हो? मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम उसके पास मत जाओ, बल्कि तुम ब्लैक टाउन में भी मत जाओ। वहाँ कोई भी गोरा आदमी दाखिल हो जाए तो फिर जिंदा वापस नहीं आ सकता। तुम मुझे छोड़ दो, बेशक मुझसे अपनी रकम वापस ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं इससे कोई रिपोर्ट ना दूंगी, मैं समझूंगी कि तुमसे मुलाकात हुई ही नहीं, सोक्स ने कहा। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें हमारे साथ हमारी रिहाइशगाह पर चलना होगा। मैं वहाँ से चेरी को फ़ोन करना चाहता हूँ, इसलिए ताकि तुमने जो कुछ बताया है उसकी तस्दीक हो सके। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम दरमियान में ना आएगा, तुम महफूज रहोगी, लेकिन जब तक तुम्हारी बातों की तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक हम तुम्हें अपने से अलहदा नहीं कर सकते। वैसे अगर हम चाहें तो इस खंजर से तुम्हारी गर्दन यहाँ भी काटी जा सकती है। फिर ये होटल वालों का अपना दर्द-ए-सर होगा कि वो पुलिस को इत्तला देते हैं या अपने तौर पर तुम्हारी लाश गायब करा देते हैं। मेजर प्रमोद ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, मुझे मत मारो, तुम जो कुछ कहो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, सोक्स ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। तौफीक, उसे खोल दो, अगर उसने ताउन किया तो उसे ही फ़ायदा पहुँचेगा, वरना दूसरी सूरत में उसकी आज की रात कब्र में ही गुजरेगी, मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में कहा और तौफीक सर हिलाता हुआ सोक्स की तरफ बढ़ गया।